हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सी इन शॉर्ट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे एना टैक्सेशन का एक टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इस टॉपिक के अंदर हम इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी और कंपनीज का रेजिडेंशियल स्टेटस जानेंगे कि कैसे निकालते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है और वो इंडियन क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है इंडिया के, और वो इंडिया में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहता है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा पर्सन है जो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख है, और वो और किसी कंट्री में भी टैक्सेबल उसकी इनकम नहीं है, तो ऐसा जो पर्सन है वो भी रेजिडेंट माना जाएगा। पर जो ये पर्सन है ये हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। RNOR माना जाएगा, कभी ROR नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको RNOR और ROR की कंडीशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन हमेशा RNOR ही माना जाएगा। अब अगर यहाँ इंडिया का सिटीज़न है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हो गया उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं, मतलब जब डिवाइड नहीं हुआ था पाकिस्तान और इंडिया तब के बोर्न हुए हैं, तो उसको हम इंडियन ओरिजिन का पर्सन मानते हैं। तो उसकी इनकम अगर 15 लाख से कम है तो क्या होता है कि वो अगर 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, और कोई भी इसकी कंडीशन नहीं है। अगर उसकी पर्सन की इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो इसके लिए दो कंडीशन है, हमें इसमें से कोई भी एक फुलफ़िल करनी है उसको रेजिडेंट बनाने के लिए। अगर वो पर्सन 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रह रहा है तो वो रेजिडेंट है, या वो 120 डेज से भी ज़्यादा रह रहा है तो भी उसको रेजिडेंट मानेंगे। पर उसके साथ हम एक और कंडीशन देखेंगे कि प्रीवियस 4 ईयर्स में उसका स्टे 365 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, वरना वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। और अब अगर हम बात करें कि यहाँ वो इंडिया का सिटीज़न भी नहीं है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, वो कोई और ही है, तो उसके केस में क्या होगा। उसके केस में क्या है, दो कंडीशन दे रखी है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पर्सन रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि उसका स्टे 182 डेज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि इस साल में तो उसका स्टे 60 डेज से अबव हो, 60 डेज़ हो या उससे अबव हो, और अगर लास्ट के 4 साल का देखें तो उसका स्टे 365 डेज है या उससे अबव होना चाहिए। तो मतलब या तो वो ये 182 डेज़ वाली कंडीशन फुलफिल कर दे, या वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे कि 60 डेज़ और लास्ट 4 ईयर में 365 डेज़ या उससे अबव है, तो उसको रेजिडेंट मान लेंगे अपने। अब हमने ये तो देख लिया कि कब पर्सन रेजिडेंट माना जाएगा और कब पर्सन नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। पर अगर पर्सन वो रेजिडेंट माना जाता है तो हमें ये और देखना होगा कि वो पर्सन ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, या RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो ROR चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन देखनी होगी, ये कंडीशन अगर दोनों फुलफिल हुई तभी वो ROR माना जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि लास्ट के अगर 10 साल देखें तो उसमें से किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा साल में वो रेजिडेंट रहा हो, मतलब उसने जो ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी है वो उसने 10 सालों में से लास्ट के 2 या 2 से ज़्यादा साल फुलफिल की हो, एक तो ये कंडीशन है। और एक कंडीशन है कि लास्ट के अगर 7 साल देखें तो उसका स्टे 730 डेज़ या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो वो ROR माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, तब वो RNOR माना जाएगा। RNOR के लिए एक कंडीशन और है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी अदर देन वो विजिट पे आ रहा है इंडिया के, और उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख या उससे ज़्यादा है, और उसका इंडिया में जो स्टे है वो 120 डेज़ या उससे तो ज़्यादा है, पर 182 डेज़ तक है, 120 डेज़ या उससे ज़्यादा या 182 डेज़ इनके बीच में है, तो वो RNOR माना जाएगा, कभी भी ROR नहीं माना जाएगा। आई होप इंडिविजुअल का केस आपको समझ में आ चुका होगा। अब इंडिविजुअल की बात तो हमने कर ली, अब सेकंड केस में हम बात करते हैं एचयूएफ की। एचयूएफ के केस में वो रेजिडेंट कब माना जाएगा, जब उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, मतलब या तो पूरा ही इंडिया में है या पार्टली भी अगर कुछ इंडिया में है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, पूरा का पूरा बाहर है, कुछ भी इंडिया में नहीं है,
तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब हम जो ये RNOR और ROR वाली कंडीशन करते हैं, ये एक तो इंडिविजुअल में देखते हैं, एक HUF में देखते हैं। तो इसके अंदर अभी हम डिसाइड करेंगे कि जो HUF है वो ROR है या RNOR है। तो ROR और RNOR डिसाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे, कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब कर्ता ने जो इंडिविजुअल वाली लिमिट्स है ये कर्ता पे अप्लाई करेंगे, और कर्ता अगर ROR है तो HUF भी ROR बन जाएगा, अगर कर्ता RNOR है तो HUF भी RNOR बन जाएगा। अब हम डिसाइड करेंगे फर्म का, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और AGP का रेजिडेंशियल स्टेटस। इनके केस में ROR या RNOR तो नहीं होता, सिर्फ रेजिडेंट, या तो वो रेजिडेंट होगा या वो सीधा का सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो इन सब के केस में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर उसका होली आउटसाइड इंडिया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब इंडिया में कुछ भी उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। फोर्थ केस में हम डिस्कस करते हैं कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई इंडियन कंपनी है जो इंडिया में फॉर्म हुई है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाएगी, उसको कभी भी हम नॉन रेजिडेंट नहीं मानेंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में फॉर्म नहीं हुई, मतलब फॉरेन कंपनी है अदर दैन इंडियन कंपनी है, और उसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, तो वो हमेशा नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, वो कभी भी रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो हम स्टेप 1 में उसका पोएम डिसाइड करते हैं कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंपनी का कहाँ पे है। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जानने के लिए हमें 5 चीज़ें देखनी होगी: पैसिव इनकम, एसेट्स, एम्प्लॉयज़, पेरोल एक्सपेंस और बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पैसिव इनकम है वो 50% या उससे कम है टोटल इनकम के। सेकंड केस में हम देखते हैं कि जो एसेट इन इंडिया है वो 50% या उससे कम है टोटल एसेट के। थर्ड में हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ इन इंडिया और रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो 50% या उससे कम है टोटल एम्प्लॉयज़ के। और जो पेरोल एक्सपेंस इन इंडिया में हो रहा है वो 50% या उससे कम है टोटल पेरोल एक्सपेंस के। और जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो मेजर बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है, चाहे कहीं भी हो, इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो वो अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल कर देता है तो वो नॉन रेजिडेंट मान ली जाएगी कंपनी। अगर उसने कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं किया, मतलब 5 में से अगर उसने एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं किया है तो वो रेजिडेंट मान ली जाएगी। पर बुक के अकॉर्डिंग हमें उसमें स्टेप 2 में जाना पड़ेगा, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कंपनी इफेक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में एंगेज है या नहीं है। पहले तो हम पोएम की बात कर लेते हैं। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो होता है जो आपकी मेनली बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब इंटरेस्ट की इनकम हो गई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, ये सब पैसिव इनकम मानी जाएगी। और इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम सेल या परचेज रिलेटेड पार्टी, दोनों रिलेटेड पार्टी से हमारा है, तो उससे जो हमारी इनकम होगी वो भी हमारी पैसिव इनकम मानी जाएगी। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम स्टेप 2 में चलते हैं, जिसमें हम इफेक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को चेक करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, जो कि मैनेजमेंट का डिसीजन कौन ले रहा है और वो डिसीजन कहाँ पे लिए जा रहे हैं। जो मतलब मैनेजरियल पर्सन है वो कहाँ पे बैठ रहे हैं, मेनली जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाता है। तो इसका फर्स्ट फैक्टर है कि जहाँ पे बोर्ड मीटिंग हेल्ड हो रही है और बोर्ड मीटिंग के अंदर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कंपनी को चलाने से रिलेटेड लिए जा रहे हैं। तो अगर वो बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड हो रही है तो वो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। सेकंड फैक्टर है कि अगर बोर्ड किसी कमेटी को कोई पावर्स डेलीगेट करता है मैनेजमेंट की, और वो जो पावर्स हैं वो बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके अगर वो इंडिया में कमेटी बैठती है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में माना जाएगा। थर्ड फैक्टर है हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस इंडिया में है और उस हेड ऑफिस से मेन डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। फोर्थ फैक्टर क्या डिसाइड करता है कि जो डायरेक्टर है और अदर KMP है वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है। अगर वो इंडिया के रेजिडेंट है तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में माना जाएगा। फिफ्थ फैक्टर देखते हैं कि सर्कुलर कहाँ से सर्कुलेट हो रहे हैं, जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं सर्कुलर से, अगर वो इंडिया के थ्रू लिए जा रहे हैं तो पोएम भी इंडिया में माना जाएगा। सिक्स फैक्टर है हमारा लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर, वो कहाँ पे बैठ रहे हैं, अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में वो माना जाएगा। अगर अदर फैक्टर इनमें से कोई भी फैक्टर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो जहाँ से सब्सटेंशियल एक्टिविटी कैरिड आउट होती है और जहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंपनी के रखे जाते हैं वो जगह प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मानी जाएगी। ऐसे हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। पर आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पोएम वाला
सीन याद रख लो, बस इतना इतना ही एग्ज़ाम में आता है। पैसिव इनकम याद रखो, एसेट इन इंडिया याद रखो, एम्प्लॉयज़ इन इंडिया याद रखो, पेरोल एक्सपेंस इन इंडिया वाला याद रखो, और बोर्ड मीटिंग का याद रखो। ये 5 केस याद रखो। अगर ये 5 की 5 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसको नॉन रेजिडेंट बना दो। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको रेजिडेंट बना दो। यही डिसाइड करते हैं, इनसे डिसाइड होता है कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।